तो दोस्तों आज के एपिसोड में जिस कंपटीशन का हम काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे वो शुरू हो जाएगा। इस कंपटीशन में हम ज़ेनरेन को एक अच्छे खासे एक्शन में देखने वाले हैं, तो इस एपिसोड को एंड तक देखना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैसे ही ज़ेनरेन ने एक मास्टर की जान ली थी, पूरा का पूरा सेट यहाँ पर इस चीज की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है कि आखिर किसने उस पीक मास्टर को मार दिया। ये इन्वेस्टिगेशन सभी के पास जाकर उससे पूछताछ करके की जा रही थी, लेकिन ज़ेनरेन के पास कोई नहीं आता। लग रहा था सभी को कि वो लूजर है, तो वो क्या ही मार लेगा किसी को। उसी के साथ साथ अंडरवर्ल्ड के अंदर जिस बंदे को चोरी के इल्जाम में रखा गया था, वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वहां पर बाकी सारे पीक मास्टर आ जाते हैं, जो सभी उस बंदे को पकड़कर उसकी जान ले लेते हैं। इस तरह से उस बंदे का वहां पर खेल खत्म हो चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में अंडरवर्ल्ड का जो पीक मास्टर था वो कह रहा था कि आज मैंने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदे की अपनी स्वॉर्ड की मदद से जान ले ली है, क्योंकि असल में वो जो चोर बंदा था जिसके ऊपर इल्जाम लगा था, वो पहले का एक काफी रिस्पेक्टेड मास्टर हुआ करता था, लेकिन बाद में उसके ऊपर इल्जाम लगाकर उसे बंद कर दिया गया था। ये तो अभी हमें नहीं पता कि सच में उसने चोरी की थी या फिर नहीं की थी, लेकिन अब अंडरवर्ल्ड का पीक मास्टर वहां पर कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से अपने ही सेट के एक मास्टर की जान ले ली। लेकिन इस चीज का मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि जो भी इंसान गलत रास्ते पे चलेगा उसे तो सबक सिखाना ही होगा। तो मैंने इसी वजह से उस बंदे की जान ली है जिसने चोरी की थी। जिसके बाद वो वहां पर ये कह रहा होता है कि अब हमारे 9 पीक में से एक पीक मास्टर तो मर चुका है, लेकिन जिस पीक का मास्टर मरा है वो पीक बिना मास्टर के एक भी दिन सही से नहीं चल सकता। इसलिए हमें हमारे सेट का जो पुराना रूल है उसके हिसाब से एक कंपटीशन रखना होगा, और उस कंपटीशन का विनर ही उस पीक का मास्टर बनेगा जिस पीक के मास्टर की जान गई थी। इस वजह से पूरे सेट में से कुछ ऐसे बंदों को चुना जाता है जो कि पीक के मास्टर बनने के लायक तो है, लेकिन अभी तक के वो मास्टर नहीं बने, और यहाँ पर जो भी जीतेगा उसे उस पीक का मास्टर बना दिया जाएगा जिस पीक के मास्टर की ज़ेनरेन ने जान ली थी। यहाँ पर 2 बंदों को लाया जाता है, जो कि एक मास्टर था दूसरे पीक का जिसकी क्वालिफिकेशन इतनी थी कि वो पीक का मास्टर बन सके, और उसका नाम चैन होता है। उसी के साथ साथ जो उसके सामने बंदा खड़ा था वो अंडरवर्ल्ड का ही एक बंदा था, जो कि अंडरवर्ल्ड के पीक मास्टर का दोस्त है। ये दोनों यहाँ पर लड़ेंगे, और इनकी फाइट में जो भी जीतेगा वो उस पीक का मास्टर बनेगा जिस पीक की ज़ेनरेन ने जान ली है। चैन और वो बंदा दोनों आमने सामने आकर खड़े हो चुके थे ताकि एक दूसरे के साथ फाइट कर सके। लड़ाई से पहले तो वहाँ पर माहौल एकदम ज्यादा शांत होता है, मानो कि तूफान से पहले की शांति है। जिसके बाद चैन ने वहां पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था, और उसका देखा देखी अंडरवर्ल्ड वाला बंदा भी अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। ये फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी, लेकिन तब भी इस फाइट के अंदर जो जीतता है वो कोई और नहीं बल्कि चैन ही था। उसने अंडरवर्ल्ड वाले बंदे को हरा दिया था, तो अब यहाँ पर से चैन ही उस पीक का मास्टर बनेगा जिसका मास्टर अभी मरा है। अंडरवर्ल्ड वाला बंदा अंडरवर्ल्ड के पीक मास्टर के पास आकर कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर चैन को नहीं हरा पाया। मैंने कोशिश की लेकिन तब भी मैं नाकाम रहा। चैन मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिस पर अंडरवर्ल्ड का पीक मास्टर कहता है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, तुमने कोशिश की, ये अच्छी बात है, लेकिन हाँ मुझे एक चीज से मतलब है। मैंने तुम्हें किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था ना, तो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है? वो बंदा पीक मास्टर से कह रहा था कि मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़े बहुत सुराग भी मिले हैं, लेकिन दावे से नहीं कह सकता कि वो सुराग सच है या फिर नहीं है। लेकिन आप बेफिक्र हैं, जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतना जल्दी आपको सारी जानकारी लाकर दे दूंगा। अभी हमें ये तो नहीं बताया जाता कि ये लोग किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। अंडरवर्ल्ड का पीक मास्टर कहता है देखो जितना जल्दी हो सकता है ना उतना जल्दी करो, क्योंकि कल ही से कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। कंपटीशन के अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो जो काम तुम्हें करना होगा बड़ी सावधानी के साथ करना, क्योंकि कल के कंपटीशन में बाहर के भी सेट वाले लोग आने वाले हैं। जिस पर वो बंदा कहता है कि पीक मास्टर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि किसी को इसके बारे में ना पता चले। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि कल के कंपटीशन के बाद भी जो डिसेबल अपना अपना राउंड जीतते आएंगे उन्हें एक और मौका दिया जाता है अपने किसी और पिक को सेलेक्ट करने का। पिछले कई साल से हमारा ये अंडरवर्ल्ड ही देखकर कंपटीशन में जीते हुए डिसेबल भी हमारे तरफ आने से इनकार कर देते हैं। इस वजह से हमारा जो अंडरवर्ल्ड का पीक है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। अगर इस साल भी किसी ने भी हमारे अंडरवर्ल्ड में आने से इनकार कर दिया ना, तो हमें नहीं लगता कि हमारे पास कुछ भी ढंग के डिसेबल बचेंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हमारे पास भी कोई डिसेबल आए। लेकिन पीक मास्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो कहता है कि देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। दूसरी तरफ हम ज़ेनरेन को देखते हैं जो आराम से घर में बैठकर चाय वगैरह पी रहा था। वहीं पर सिस्टर जाओ भी खड़ी होती है। वो कह रही थी कि मैं कब से यहाँ पर खड़ी हूँ, लेकिन ज़ेनरेन की मजाल है कि मुझसे कुछ पूछ ले। ये तो मस्त अपना चाय पीने में मगन है। मुझे लगता है ना कि मुझे ही यहाँ पर कुछ पूछना पड़ेगा तभी वो उसका जवाब देगा। उसे समझ तो नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछे, लेकिन तब भी वो पूछ देती है कि आपको पता है मैं ना दिसंबर के टाइम पे पैदा हुई थी। जो उसके मुंह से निकला उसने वही पूछ दिया। ज़ेनरेन कहता है कि अरे
वो सब छोड़ो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसका जवाब दोगी? अभी जो कंपटीशन आने वाला है, अगर उसमें तुमने अपना राउंड जीता और उसके बाद तुम्हें मौका मिला किसी भी पीक में जाने का, तो तुम किस में जाना सिलेक्ट करोगी? जिस पर सिस्टर जाओ कहती है कि ये तो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, मुझे जिसमें मन करेगा या कोई अगर मुझे सिलेक्ट करता तो मैं वहाँ चली जाऊंगी, और कुछ नहीं हुआ तो जहाँ पर मैं पहले से हूँ वहीं पर रह जाऊंगी। ये सुनकर जेनर जो था वो सिस्टर जाओ से कहता है कि तुम्हें तो और भी यहाँ पर कई सारे पीक मिल जाएंगे ना वहाँ जाने के लिए, वहाँ पर तो कई अच्छे अच्छे डिसाइपल वगैरह भी है। जेनर को यहाँ पर जितनी भी पीक के टेक्निक वगैरह के बारे में पता था, वो उन सभी टेक्निक के बारे में सिस्टर जाओ को बता रहा होता है कि तुम वहाँ पर जाओगी तो तुम्हें इस तरह की टेक्निक मिलेगी। साथ ही वो एक पीक के बारे में भी बताता है जहाँ पर की मास्टर फीमेल है और वहाँ पर ज्यादातर लड़कियां ही रहती हैं, लेकिन इसके लिए भी सिस्टर जाओ इनकार कर देती कि नहीं, मुझे वहाँ पर। तब जेनर वहाँ पर सिस्टर जाओ से कहता है कि क्यों ना तुम मास्टर फैंग की ही पीक में चली जाओ, उसके पीक में तो एक से बढ़कर एक अच्छा डिसाइपल है ना, वो तुम्हें भी पाकर खुश हो जाएगा। लेकिन ये सुनते साथ ही सिस्टर जाओ जो होती है वो कुछ टाइम पहले का सीन याद करने लगती है, जब मास्टर फैंग खुद उसके पास आया था ताकि वो जाओ को अपने सेट का डिसाइपल बना सके। लेकिन जाओ ने उसे साफ साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, मैं कभी भी तुम्हारे पीक की डिसाइपल नहीं बनने वाली। इस चीज से जो मास्टर फैंग था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और आज तक के वो सिस्टर जाओ से नफरत ही करता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मास्टर फैंग को इनकार करने की। सिस्टर जाओ जनरल से कह रही थी कि मुझे नफरत है मास्टर फैंग से, तो मैं तो कभी भी नहीं जाने वाली उसके पीक के अंदर। जिस पर जनरल कहता है कि अरे वाह, कमाल की बात है, सेम हाल तो मेरा भी है, मैं भी नफरत करता हूँ उस मास्टर फैंग से। इसके बाद अब देखते ही देखते कंपटीशन वाला दिन आ चुका था। वहाँ पर पूरे 9 के 9 पीक मास्टर और अपने अपने डिसाइपल को सभी लेकर आ चुके थे, जो भी आज इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले। यहाँ पर किंशन सेट के 9 पीक के ही नहीं बल्कि बाहर बाहर के भी सेट के लोग आए हुए थे। इस सिटी के अंदर जितने भी बड़े बड़े सेट हैं उन सभी के डिसाइपल यहाँ पर आए हैं और दूसरे सेट के डिसाइपल की ही फाइट यहाँ पर किंशन सेट के 9 पीक के किसी भी डिसाइपल के साथ होगी। युनशन कह रही थी क्या ये कंपटीशन इतना ज्यादा खास होता है क्या कि पूरी सिटी के जितने भी अच्छे अच्छे सेट वाले थे सब के सब यहाँ पर आ चुके हैं। कमाल है, लगता है कि ये कंपटीशन बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। जिस पर वो बंदा बता रहा था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये जो किंशन सेट है ना, इस पूरी की पूरी सिटी का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल सेट माना जाता है। इन्होंने ही बाकी सेट को इन्वाइट किया था तभी वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वो किंशन सेट को रिस्पेक्ट देते हैं। किंशन सेट को कभी किसी चीज की जरूरत भी पड़ती है तो बाकी सेट भी उनका साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। इसी वजह से आज जो कंपटीशन होगा वो किंशन सेट और बाकी सेट के डिसाइपल के बीच में होगा। ये कंपटीशन ऐसा नहीं होगा कि किसी की जान चली जाए, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक दूसरे को हराना तो है ही। मेरे ख्याल से तो लगता है कि हमारा जो इस बार का कंपटीशन है ना, उसमें सिर्फ 2 ही बंदे हैं जिससे मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो अपना राउंड जीतेंगे। पहला है शन लाओ और दूसरा है सिस्टर जाओ। ये दोनों तो अपना राउंड जीतने ही वाले, मैं तो अभी लिख कर देता हूँ। तभी वहाँ पर जेनरन भी आने लगता है। उसे आता वो देखकर सभी लोग कह रहे थे कि अरे, इसने तो अभी देख के स्वॉर्ड भी नहीं निकाला और ये कंपटीशन में कैसे आ सकता है। युनशन दूर से ही जेनरन को देखकर हाई कर रही होती कि जेनरन जरा इधर तो देखिए, मैं यहाँ पर हूँ। जेनरन कहीं पर भी नहीं जाता और सीधा सिस्टर जाओ जो होती है उसके साथ ही आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि सिस्टर जाओ भी एकदम अकेले जाकर खड़ी हुई थी तो जेनरन भी उसको कंपनी देने के लिए यहीं पर आ गया। उसे देखकर असिस्टेंट जो था वो काफी ज्यादा हैरान रहता है कि अरे, ये जेनरन बिना स्वॉर्ड के यहाँ पर आ गया, इसका जो पीक मास्टर वो पागल है क्या, इसने तो स्वॉर्ड अभी तक के नहीं निकाली, तब भी इसका नाम इस कंपटीशन में कैसे रजिस्टर करा दिया इसने। मास्टर फैंग और जेनरन दोनों एकदम गुस्से के साथ एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे, मानो कि बस चले तो दोनों अभी यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाएं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम हान था। ये बंदा दूसरे सेट का ही था, लेकिन वो मास्टर फैंग का एक सीनियर भी है और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। वो बंदा जो हान नाम का था वो मास्टर फैंग से कह रहा होता है कि मैंने तो सुना था कि इस जेनरन ने अभी तक के अपनी स्वॉर्ड नहीं निकाली, तब भी यहाँ पर कंपटीशन लड़ने के लिए क्यों आया? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि उसका ये प्लान हो ताकि तुम्हारा जो शनलाओ डिसाइपल है उसका ध्यान भटका सके और वो कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इस वजह से तुम्हारे पीक का नाम खराब हो सकता है। मास्टर फैंग कहता है कि नहीं सीनियर हान, आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी चीज का अरेंजमेंट कर दिया है, ये जेनरन हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, इस कंपटीशन को तो हमारा ही पीक जीतने वाला है। हान जो था वो वहाँ पर जेनरन की पीक का जो मास्टर था उसे अपने पास बुलाता है और उसे कह रहा था कि तुम्हें पता है ना कि जेनरन ने अभी तक की स्वॉर्ड नहीं ली, तब भी तुमने उसका नाम इस कंपटीशन के लिए क्यों रजिस्टर कराया? तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? माना कि ये बंदा दिखने में थोड़ा सही लगता है, इसका एटीट्यूड भी अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर इसके लिए अपने रूल तोड़ दें। जिस पर जेनरन की पीक का मास्टर कहता है देखो आप यहाँ पर क्या कह रहे हो ना, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा, जरा आप मुझे क्या ठीक से समझा सकते हैं? जिस पर हान कह रहा था कि तुम्हें समझ तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि जिस डिसाइपल को तुम अपने पीक में रखकर समझाते हो ना, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे पास किस तरह के डिसाइपल है। तुमसे बड़ा बेवकूफ मास्टर मैंने आज तक नहीं देखा। देखो ये जो जेनरन है ना, ये
एक नंबर का आलसी है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पास पावर नहीं होगी। आलसी होना भी एक कला ही मानी जाती है। इसके अंदर आलस है, साथ ही साथ इसका एटीट्यूड जो है ना वो भी बहुत ही शार्प है। होगा ये कमाल का बंदा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस उसकी शक्ल देखकर और उसका एटीट्यूड देखकर उसे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवा दो। देखो, अगर यहाँ पर इस कंपटीशन के अंदर उसने पार्टिसिपेट किया और एक भी राउंड इसने खेला तो देखना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। जेनरन का पीक का मास्टर कह रहा था कि मुझे ना एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि आखिर उस जेनरन ने आपका और इस मास्टर फैंग का क्या ही बिगाड़ दिया है, जो आप दोनों यहाँ पर एनी टाइम लगे रहते हो उसे बेइज्जत करने के लिए, उसका नाम खराब करने के लिए। आपको शर्म नहीं आती है क्या? उसने तो कभी आपके खिलाफ ना कुछ कहा ना कुछ किया। मैं लिख कर देता हूँ आपको यहाँ पर कि इस कंपटीशन के अंदर उसने अगर आपका और इस मास्टर फैंग का मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं भी अपना नाम बदलने के लिए तैयार हूँ। आपको ऐसा शॉक में डालेगा ना वो बस आप देखते रह जाना। और इतना कहने के बाद पूरे एटीट्यूड के साथ मास्टर जेनरन का जो पीक मास्टर था वो वहां से चला जाता है, जिस चीज से तो हान और मास्टर फैंग दोनों को गुस्सा आ चुका था कि इसे किस बात का घमंड हो गया। जेनरन को अपने पीक में शामिल करने के बाद लगता है जेनरन को ना बुरी तरीके से हराने के बाद उसके पीक मास्टर को भी उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। जिसके बाद कंपटीशन का जब सबसे पहला राउंड होता है तो उसमें शैनलाओ की ही बारी आती है। शैनलाओ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए जो सामने तालाब बना था वहां पर एक पत्थर पे आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैटल अरीना नहीं, तालाब जो है उसी के ऊपर पत्थर है और यहीं पे खड़े होकर लोगों को फाइट करनी है। थोड़ा अनोखा अरीना था लेकिन कमाल का था। जैसे ही शैनलाओ को बाकी सेट के जो लोग रहते हैं वो देखते हैं तो वो लोग कह रहे थे कि शैनलाओ सच में बहुत ही कमाल का बंदा है, ये पैदा ही बहुत ही अच्छी तरह की टैलेंट के साथ पैदा हुआ था। और कोई यकीन भी नहीं करेगा, किंगशन सेट जो है ना उससे पिछले 10 साल में ऐसे 2 लोग मिल चुके हैं जो पैदा ही अलग टैलेंट के साथ हुए। पहला के शैनलाओ है और दूसरा सिस्टर जाओ। अगर किंगशन सेट की जगह अगर कोई दूसरा सेट होता तो उससे कम से कम 100 साल लग जाते किसी एक ऐसे डिसाइपल को ढूंढने में जो कि पैदा ही टैलेंट के साथ हुआ हो। लेकिन किंगशन सेट की बात ही छोड़ दो, उनकी किस्मत ही आसमान पर है जो उन्हें 10 साल के अंदर ऐसे 2 डिसाइपल मिल गए। शैनलाओ का जब पहला राउंड होने वाला था तो उसके सामने दूसरे सेट का लियो नाम का एक बंदा आता है जो खुद भी यहाँ पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड लेकर आया हुआ था। और अब इन दोनों के बीच यहाँ पर फाइट होगी, जो जीतेगा वो ये राउंड को क्लियर करेगा। आने के बाद सबसे पहले दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और अपने अपने बारे में बता रहे थे, जिसके बाद फाइट शुरू होने से पहले एकदम ज्यादा वहाँ पर शांति हो जाती है। और शांति होने के बाद वो दोनों यहाँ पर अपनी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को पूरी स्पीड के साथ एक दूसरे की तरफ कर देते हैं। ये इतनी तेज से हुआ था जिससे कोई देख तक नहीं पाता, लेकिन लियो की स्वॉर्ड शैनलाओ के करीब तक नहीं आ पाती और शैनलाओ की स्वॉर्ड सीधा का सीधा लियो के आंख तक जाकर रुक चुकी थी। शैनलाओ ने सही टाइम पे अपनी स्वॉर्ड को रोका, वरना यहीं पर लियो मारा जाता। बस एक ही अटैक के अंदर उसने लियो को वहां पर हरा दिया था। लियो वहां पर अपनी हार मान लेता है कि नहीं, मैं इस राउंड को हारता हूँ, जिस वजह से तो बड़ी आसानी के साथ एक ही सेकंड के अंदर यहाँ पर लियो ने ये राउंड सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो उम्मीद ही थी कि लियो इसी तरह से हारेगा और शैनलाओ ऐसे ही जीतेगा, क्योंकि शैनलाओ से जल्दी कोई टकरा भी नहीं सकता। दूसरे सेट की एक जो बच्ची थी वो अपनी आंटी से कह रही होती कि अरे कितना घटिया कंपटीशन था, ये मजा ही नहीं आया, बस एक बार के अंदर उसने उसे हरा दिया, ऐसा थोड़ी ना कोई इतनी जल्दी हार जाता है। जिस पर उसकी आंटी कहती कि अरे तुम नहीं समझ रही कि ये जो शैनलाओ है ना वो कोई मामूली बंदा नहीं है, इसके सामने अच्छा कल्टीवेटर भी इसी तरह से हार सकता है, जबकि सामने वाला बंदा तो उतना ज्यादा खास कल्टीवेटर था भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि उसकी जान बच गई और शैनलाओ ने उसे जिंदा छोड़ दिया, वरना तो पलक झपकते ही वो वहां पर मर ही जाता। तभी बादलों के अंदर से आवाज आती है, जो आवाज शैनलाओ से कहती कि शैनलाओ क्या तुम मेरे पास आकर बहुत ही कमाल की स्वॉर्ड टेक्निक सीखना चाहोगे। ये सुनकर सभी हैरान थे कि आखिर ये किसकी आवाज है। जिस पर वो जो बच्ची की आंटी थी वो कहती है कि मैंने सुना है ना, ये आवाज किंगशन सेट का जो पुराना मास्टर था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो किंगशन सेट का पुराना लीडर था, उसकी आवाज है। ये पूरे सेट में से किसी खास बंदे को सेलेक्ट करता है हर बार के कंपटीशन के बाद, ताकि उसे वो खुद पर्सनली स्वॉर्ड टेक्निक सिखा सके। इस बार उसने शैनलाओ को चुना ताकि वो उसे अपनी स्वॉर्ड टेक्निक सिखाएगा। शैनलाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सबसे पहले अपने मास्टर फैंग की तरफ देखता है कि वो सब अगर परमिशन देते हैं तभी शैनलाओ यहाँ से वहां पर जाएगा। मास्टर फैंग उसे परमिशन दे देता है कि ठीक है तुम जा सकते हो, तुम्हें स्वॉर्ड टेक्निक सीखना है ना तो तुम जा सकते हो। ये सुनकर शैनलाओ काफी ज्यादा खुश हो चुका था और उसके बाद वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे सवार होकर बादलों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके जाने के बाद सिस्टर जाओ जो होती है वो जेनरन से कह रही थी कि आखिर तुम्हारे और शैनलाओ के बीच में कुछ हुआ है क्या, जिस पर जेनरन कहता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ और तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम अपना टेंशन लो कि तुम इस राउंड को जीतने के बाद कहाँ पर जाने वाली हो। जिस पर सिस्टर जाओ कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, कोई भी मुझे घूरता है ना तो अच्छा नहीं लगता। जिस पर जेनरन कहता है कि अच्छा तो तुम्हें कोई देखे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तो तुम खुद को ना बिल्कुल सूरज से भी ज्यादा गर्म कर लो, इतना ज्यादा अपने आप को चमकाओ कि तुम्हारे सामने सूरज भी फीका पड़ जाए और उसके बाद तो लोगों की नजर तुम्हारे तरफ आ ही नहीं सकती, तो तुम्हें घूरना तो दूर की बात है। इतना बढ़िया वाला ज्ञान दे
किया था जेनरन ने, जिसे सुनकर वहाँ पर सिस्टर जाओ हैरान ही रह जाती है कि जेनरन क्या कहकर यहाँ पर से चला गया। इसके बाद जो अगली बारी आती है वो जेनरन की ही थी, इसलिए जेनरन वहाँ पर बैटल अरीना में आ जाता है ताकि यहाँ पर अगला राउंड खेल सके। सभी लोग जेनरन के यहाँ पर आने से काफी ज्यादा खुश थे, जैसे कि यूनशन हो गए और उसके साथी लोग। लेकिन मास्टर फैंग का असिस्टेंट कहता है कि ये यहाँ पर इस राउंड को नहीं खेल सकता क्योंकि इसके पास स्वॉर्ड है ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसका यहाँ पर इस राउंड को खेलने का। कंपटीशन कराने वाला बंदा जो था वो मास्टर जेनरन से कहता है कि देखो यहाँ पर ना तुमने स्वॉर्ड ली है और इसे तुम छुपा कर रखे हुए हो, तो तुम इसे सामने ला सकते हो, और अगर तुमने यहाँ पर स्वॉर्ड को नहीं लिया है तो तुम मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारा यहाँ पर ये राउंड नहीं करवा सकता, ये रूल के खिलाफ हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास स्वॉर्ड है तो तुम अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल सकते हो। ये सुनकर जेनरन जो था वो उसके घर के पास जो बंदर होते हैं उन्हें आवाज लगाता है और उनसे कहता है कि ले आओ मेरी स्वॉर्ड को। ये सुनते साथ ही वो सभी बंदर जो पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे वो ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड को वहां से नीचे कर देते हैं, और नीचे आते साथ ही जेनरन ने उस स्वॉर्ड को अपने एक ही हाथ से पकड़ लिया था। पकड़ते साथ ही वो ऐसा स्वॉर्ड को बस हल्का सा घुमाता ही क्या है कि वहां पर तूफान आ जाता है। पूरा तालाब का पानी उड़कर दूर फेंका चुका था, इतना खतरनाक तूफान यहाँ पर आया था। मिस्टर जू कहता है देखा मैंने कहा था ना, ये जेनरन एक नंबर का झूठा आदमी है, ये बहुत ही कमाल का एक्टर है, सबको दिखाता है कि ये लूजर है लेकिन पूरी रात ये प्रैक्टिस करता होगा। देखा इसका एक स्लैश अटैक यहाँ पर तूफान ले आया, मुझे पता ही था कि ये ऐसा ही निकलेगा। अभी देखना ये कैसे सबका मुंह बंद कर देता है। हान जो था उसका दिमाग फिर चुका था कि नहीं यहाँ पर ये जेनरन के पास स्वॉर्ड कैसे आई, इसलिए वो वहाँ पर अपने भाई को बुलाता है जिसका नाम लिन है। पहले जो ये हान था उसने ये डिसाइड किया था कि उसका भाई लिन सिस्टर जाओ के साथ फाइट करेगा और उसे इतना बुरी तरीके से हराएगा जिससे सिस्टर जाओ के सेट के अंदर जो भी रेपुटेशन है वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन जेनरन को अब यहाँ पर देखकर हान ने अपना फैसला बदल लिया और वो अपने भाई लिन को जेनरन के साथ फाइट करने के लिए भेज रहा है, क्योंकि वो जो लिन है वो असल में सिस्टर जाओ से भी ज्यादा पावरफुल है, और साथ ही जो लिन है वो दूसरे सेट का बंदा है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है अपने सेट में। वो यहाँ पर आ चुका था ताकि अब वो जेनरन के साथ फाइट कर सके। लिन ये देखकर हैरान था कि पहले तो मुझसे कहा गया था कि मैं सिस्टर जाओ के साथ फाइट करूंगा, अब मुझे किस लूजर बंदे के साथ फाइट करने के लिए लगा दिया है, इसकी तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। पर उस बेवकूफ को क्या पता था कि उसके सामने जो खड़ा है वो कोई लूजर नहीं बल्कि उसका भी बाप है। लिन वहां पर कह रहा था कि ऐसे लूजरों को ना मैं तो बस एक ही अटैक के अंदर खत्म कर दूं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे इसे हराने में। इसके बाद जो वहां पर लिन था वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि एक ही बार के अंदर वो जेनरन की जान ले सके। जैसे उसने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को जेनरन की तरफ किया था, जेनरन कुछ भी नहीं करता, बस अपनी स्वॉर्ड को हल्का सा उठाकर सामने कर देता है। इस वजह से तो लिन की जो फ्लाइंग स्वॉर्ड थी इतनी कमाल वाली, वो भी वहां से उड़ते हुए सीधा पानी के अंदर जाकर फेंका जाती है। जेनरन को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस स्वॉर्ड उसने सामने क्या रखी, उसकी स्वॉर्ड ही फेंका गई। लिन के साथ साथ वहां मौजूद हर एक बंदा दंग रह चुका था कि ये कैसे हुआ, ये लूजर बंदा एक ही बार के अंदर लिन जैसे पावरफुल बंदे की स्वॉर्ड को कैसे खत्म कर सकता है। एक ही बार के अंदर उसने स्वॉर्ड को उठाकर दूर फेंक दिया। लिन खुद ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं अपनी बेइज्जती यहाँ पर होने दूं, कभी नहीं, मैं कैसे भी करके इस जेनरन को हरा कर ही रहूंगा। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को वापस से पानी के बाहर निकाल लेता है ताकि आज कुछ भी क्यों न हो जाए वो यहाँ पर जेनरन को हरा कर ही रहेगा। उसने जैसे ही दूसरी बार अपनी स्वॉर्ड को सीधा मास्टर जेनरन की तरफ किया था, मास्टर जेनरन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सामने पूरे के पूरे पानी को उठाकर एक शील्ड बना देता है। वो तो हिला भी नहीं था, अब पानी की पूरी एक शील्ड उसके सामने आकर बन चुकी थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जो लिन था उसकी स्वॉर्ड पूरी जान के साथ उस शील्ड को तोड़ते हुए एकदम जेनरन के करीब आ चुकी थी। लेकिन ये स्वॉर्ड जेनरन को लगेगी या नहीं लगेगी ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।